हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ में। पिछले लेक्चर में हमने क्रिस्टल निकाय के बारे में पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम विभिन्न क्रिस्टल संरचनाओं के संकुलन गुणांक और समन्वय संख्या की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने समन्वय संख्या क्या होती है इसके बारे में जान लिया था। समन्वय संख्या क्या होती है इसके बारे में पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि किसी क्रिस्टल जालक में किसी एक परमाणु के चारों ओर निकटतम पड़ोसी परमाणुओं की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। इसका मतलब ये है कि कोई क्रिस्टल निकाय है, उसके अंदर एक एटम आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब उस एटम के निकटतम नियरेस्ट कितने परमाणु हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, समन्वय संख्या कहलाती है। इसके बाद अगला टॉपिक था अपना संकुलन गुणांक, जिसके बारे में हमने देखा था। इसकी परिभाषा आपने पढ़ी थी, एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं का आयतन तथा एकक कोष्ठिका के आयतन का अनुपात संकुलन गुणांक कहलाता है। संकुलन गुणांक क्या होता है? किसी एकक कोष्ठिका में, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक एकक कोष्ठिका में परमाणु हैं उनका आकार गोलाकार होता है। अगर जैसे एक कमरे को आपने गोलों से भर दिया तो इस कमरे का पूरा आयतन है वो गोलों के द्वारा नहीं भरा जाएगा, उसमें से कुछ आयतन है वो खाली रह जाएगा। इस प्रकार एक एकक कोष्ठिका में कुल आयतन का कितना भाग भरा हुआ है वो संकुलन गुणांक कहलाता है। अब हम एक एक करके कुछ क्रिस्टल संरचनाएं हैं उनके संकुलन गुणांक और समन्वय संख्या की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सरल घनीय क्रिस्टल संरचना की। तो सरल घनीय क्रिस्टल संरचना मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। वो होती है जिसमें परमाणु केवल और केवल घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। कौन सी संरचना होती है? ये वो संरचना होती है जिसमें परमाणु सिर्फ घन के कोनों पर उपस्थित रहते हैं। इसलिए इस संरचना को हम अभाज्य कोष्ठिका भी कह सकते हैं, क्योंकि अभाज्य कोष्ठिका की शर्त यही होती है कि उसमें परमाणु सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी समन्वय संख्या की। तो समन्वय संख्या, कोनों पर स्थित परमाणु अपने चारों ओर 6 परमाणुओं को स्पर्श करता है, अतः इसकी समन्वय संख्या 6 होगी। कैसे होगी आप स्क्रीन पे देखते रहो। जैसा कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज करो आपका ये एक एटम है वो इस कॉर्नर पे है, दूसरा एटम इस कॉर्नर पे है, तीसरा एटम इस कॉर्नर पे है, चौथा एटम इस कॉर्नर पे है, पांचवा एटम इस कॉर्नर पे है, छठा एटम इस कॉर्नर पे है, एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, और एक एटम अपना पीछे वाले पृष्ठ पे रह गया है। कहाँ रह गया है? पीछे वाले पृष्ठ पे रह गया है, वो अपना एक एटम है। इस प्रकार टोटल 8 कॉर्नर हैं। उन 8 कॉर्नर पर हमारे पास 8 एटम रखे हुए हैं। अब ये एटम है वो इस एटम को टच कर रहा है, ये एटम इसको टच कर रहा है, ये एटम इसको टच करेगा। इसका मतलब अगर मैं एक फेस दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक फेस दिखा रहा हूँ, इसकी एक फेस दिखा रहा हूँ, इस एक फेस पे 4 एटम है, 1 2 3 और 4। ये चारों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब क्या इससे कम दूरी पे एटम इसमें है? कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस कॉर्नर पे एटम रखा है अपन ने, इस कॉर्नर पे भी रखा है, तो इन दोनों एटम के बीच की दूरी कितनी है? ए के बराबर है। अगर इसका वेक्टर है वो ए है, ये दूरी भी अपनी ए है, ये दूरी भी अपनी ए है, और ये दूरी भी अपनी ए है। क्या ये और ये एटम नियरेस्ट हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो इन दोनों के बीच की दूरी अपनी कितनी है? √2 ए के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये क्या है?
इस वर्ग का विकिरण है, इसलिए ये हमारा क्या है, नियरेस्ट नहीं है। तो नियरेस्ट कौन से हैं? अब जैसे मैं इस एटम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कौन से एटम को, इस एटम को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो इससे नियरेस्ट कितने हैं? यहाँ से चलो, ये वाला एटम इससे ए दूरी पे है कि नहीं है, क्योंकि ये एक भुजा है, यहाँ पे एक एटम रखा हुआ, तो ये ए दूरी पे है। ये वाला एटम भी इससे ए दूरी पे है, ये वाला एटम भी इससे ए दूरी पे, लेकिन ये एटम ए दूरी पे नहीं है, क्योंकि ये एटम यहाँ से √2 ए दूरी पे। इसी प्रकार से एक क्रिस्टल संरचना में बहुत सारी एकक कोशिकाएं रहती हैं। ये एकक कोशिका अपने जैसी बहुत सारी, एक इस प्रकार की एकक कोशिका यहाँ रखी हुई है, एक इसके पीछे रखी हुई है, उधर रखी हुई है, एक एकक कोशिका इसके ऊपर रखी हुई है, एक एकक कोशिका इसके यहाँ, एक मतलब इसके चारों तरफ एकक कोशिकाओं से ये घिरा हुआ है। इस प्रकार 3 देखो, ये नियरेस्ट एटम एक तो यहाँ था, यहाँ यहाँ यहाँ, एक नियरेस्ट एटम इस दिशा में होगा, क्योंकि इसके बगल में एक एकक कोशिका और रखी हुई है उसका, एक नियरेस्ट एटम इसके पीछे वाला होगा, और एक नियरेस्ट इसके ऊपर वाला होगा। इस प्रकार टोटल 6 नियरेस्ट नेबर अपने को मिलेंगे। निकटतम पड़ोसी परमाणु कितने हैं? इस परमाणु के 6 हैं। इस प्रकार इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। जालक नियतांक। इस एकक कोशिका में 2 परमाणुओं के मध्य दूरी जालक नियतांक ए के बराबर होती है। जालक नियतांक क्या था? जालक नियतांक ये था, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को अपन ने क्या कहा था? जालक नियतांक ए। अब ये जालक नियतांक है, देखो अगर मैं इस फलक की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी कॉर्नर है, यहाँ पे भी एटम रखा हुआ है, ये दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं आपस में, इन दोनों के बीच की दूरी ए है। अगर मैं इस एक को गोलाकार मानते हुए इसकी त्रिज्या ए मानता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी? 1r + 1r, इसकी भी त्रिज्या है और इसकी भी त्रिज्या है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई है हमारी? 2r के बराबर। तो इसका जालक नियतांक a = कितना हो गया? 2r हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब हम बात करते हैं इस एकक कोशिका के आयतन की। तो इस एकक कोशिका का आयतन कितना होगा? V आपको पता है वॉल्यूम कितना होता है। ये एकक कोशिका कैसी है अपनी? घनीय है। घन का आयतन कितना होता है? a³ के बराबर। तो यहाँ से इसका आयतन V कितना हो गया? a³, और a हमारे को पता चल गया कितना है, a = 2r। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया अपना? 8r³ हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम निकालते हैं इस एकक कोशिका में कितने परमाणु उपस्थित हैं, क्योंकि संकुलन गुणांक निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा? परमाणुओं का आयतन चाहिएगा और कोशिका का आयतन, 2 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और परमाणु हैं कितने वो भी ज़रूरत पड़ेगा। तो कितने परमाणु इसमें होते हैं एकक कोशिका में? हालांकि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, फिर बता देता हूँ मैं आपको। इस एकक कोशिका में, सरल घनीय एकक कोशिका में सिर्फ और सिर्फ कहाँ परमाणु होते हैं? कॉर्नर पे परमाणु होते हैं। कहाँ होते हैं? कॉर्नर पर परमाणु होते हैं। और एक कॉर्नर का जो परमाणु है उसका 1/8 हिस्सा, कितना? 1/8 हिस्सा है, वही एक कोशिका में होता है। बाकी सारा उसके साथ जितनी कोशिकाएं जुड़ी रही हैं उन कोशिकाओं में चला जाता है। इस प्रकार टोटल अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इस एकक कोशिका में कितने होंगे? कोशिका के कोने पर स्थित परमाणु कोने से संलग्न 8 कोशिकाओं में साझेदारी करता है। अतः एक कोशिका में कणों की संख्या 8 × 1/8 = 1। इस प्रकार एक परमाणु का आयतन कितना हो गया? 4/3 πr³। ये किसका आयतन होता है? एक गोले का। हम यहाँ पे जो परमाणु है उसको गोला मान के चल रहे हैं, इसलिए गोले का आयतन 4/3 πr³। अब संकुलन गुणांक की बात करते हैं। संकुलन गुणांक क्या होता है? मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसका फॉर्मूला भी आपको बता दिया गया है। संकुलन गुणांक क्या होता है? कुल परमाणुओं का आयतन क्या होता है? परमाणुओं का आयतन बटे कुल आयतन, यही होता है। अब परमाणुओं का आयतन, परमाणु कितने हैं? एक परमाणु है, वो मैंने यहाँ लिख दिया।
टोटल नंबर ऑफ परमाणु कितने थे, एक, वो यहाँ लिख दिया, इनटू एक परमाणु का आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना था अपना ए क्यूब, इज इक्वल टू ए की जगह मैंने क्या रखा 2r की क्यूब, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ए की क्यूब कितना हो गया 8r की क्यूब। इसको सोल्व करेंगे अपन तो 4/3/8, 4 से 8 कटेगा तो 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 1/6 आर की क्यूब से आर की क्यूब, और पाई ऊपर है तो ये कितना आ गया अपना पाई/6, जिसकी वैल्यू कितनी होती है अपनी 0.52। इसका मतलब अगर इस पूरे एकक कोष्टिका के आयतन को अपन एक मानते हैं, कितना मान लें एक मान लें, तो उसका 0.52 भाग है वो भरा हुआ है। अगर इसका आयतन अब मैं 100% मानते हैं तो इसका जो भरा हुआ पार्ट है वो कितना हो जाएगा 52%। इसका मतलब इसकी पैकिंग फ्रैक्शन कितनी हो गई है 52%। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कभी कभार एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ ली जाती है। इस पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब कितना क्या है कि कितना भाग कोष्टिका का परमाणुओं के द्वारा भरा हुआ है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि सरल घनीय संरचना का कितना प्रतिशत भाग खाली रहता है, तो वो कितना होगा, वो 52 नहीं होगा, वो कितना होगा 100 माइनस 52 इज इक्वल टू 48। कितना हो गया 48% वॉइड स्पेस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अभाज्य कोष्टिका के मूलभूत सदिश की। इसमें कितने मूलभूत सदिश होते हैं अभाज्य कोष्टिका में। अपनी अभाज्य कोष्टिका कैसी है, घनीय है। इस घनीय कोष्टिका की ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहाँ इस डायग्राम में मैंने इस एक्सिस को एक्स माना है, इस एक्सिस को वाई माना है और इसको क्या मान लिया है जेड मान लिया है। अब हमें पता है घन के लिए A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर यहाँ पे एक एटम रखा हुआ था तो अगला एटम अपना यहाँ पे रखा हुआ है नियरेस्ट, इससे फिर एटम यहाँ पे रखा हुआ है, फिर एटम यहाँ पे रखा हुआ, ये नियरेस्ट एटम है। आप कहोगे सर यहाँ पे एटम है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस यहाँ से आप निकालोगे, ये क्या है एक वर्ग के विकिरण पे है, इसलिए वो नियरेस्ट नहीं है। तो इसके जो अभाज्य सदिश हैं वो कौन से होंगे, ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर। अब ये क्या है, ये दूरी इसकी a के बराबर है, इसका मतलब a वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप। b वेक्टर है वो ये घन है, इसलिए इस b भी किसके बराबर है a के बराबर है, और घन के लिए c भी कितना है आपका a के बराबर। इसका मतलब a वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप, b वेक्टर इज इक्वल टू ए जे कैप, c वेक्टर इज इक्वल टू ए के कैप। अब देखते हैं अपन अभाज्य कोष्टिका के आयतन को। अभाज्य कोष्टिका के आयतन का फॉर्मूला अपना क्या था, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी था, इसलिए इसका आयतन कितना हो जाएगा ए आई कैप डॉट ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी मैंने, डॉट बी वेक्टर की वैल्यू ए जे कैप क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू आपकी ए के कैप है, ये रखोगे तो ए जे कैप इंटू ए के कैप, इसका मान कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर जे क्रॉस के कितना होता है आई कैप, ए स्क्वायर आई कैप, तो इसके बाहर कितना था आपका ए आई कैप डॉट, ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ए इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा ए क्यूब, और आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ गया अभाज्य कोष्टिका का ए क्यूब के बराबर आ गया। इस प्रकार हमने देख लिया इस अभाज्य कोष्टिका तथा एकक कोष्टिका दोनों का आयतन क्या मिल रहा है समान, क्योंकि एकक कोष्टिका का आयतन कितना था ए क्यूब के बराबर था, तो प्रत्येक भुजा घन की ए के बराबर थी, और यहाँ से हमने इसकी अभाज्य कोष्टिका का आयतन निकाला, वो भी कितना है आपका ए क्यूब के बराबर आया है। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है सरल घनीय संरचना का, पोलोनियम। क्या होता है पोलोनियम। इस प्रकार हम सरल घनीय एकक कोष्टिका के संकुलन गुणांक, समन्वय संख्या, अभाज्य कोष्टिका का आयतन हम ज्ञात कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे घन केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के बारे में हम पढ़ेंगे।